क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारे जन्म, धन या समाज में हमारे दर्जे से तय होती है या इन सीमाओं के पार भी कुछ है? तो चलिए जानते हैं उन कारकों को जो निर्धारित करते हैं कि हमें समाज में किस प्रकार दर्जा मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसमें हम किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, जिसमें हम देखेंगे बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस के बारे में। बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार के समाज में डिफरेंसेस हुआ करते थे, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर समाज में डिफरेंसेस हुआ करते थे। क्या जेंडर के बेसिस पर डिफरेंसेस हुआ करते थे? क्या वुमेन के पास राइट होते थे या नहीं? वेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, अपने पिता की संपत्ति पर वुमेन का अधिकार या पुत्री का अधिकार होता था या नहीं? क्या वर्ण के आधार पर भी सोसाइटी में डिफरेंसेस होते थे कि कौन से वर्ण को कितनी संपत्ति मिलेगी या कौन कितनी ज्यादा संपत्ति का वर्ण कर सकता है, कौन कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है या कौन कौन किस किस प्रकार के कार्य कर सकता है? तो यही सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस। जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, यू विल रियलाइज दैट स्लेव्स, लैंडलेस, एग्रीकल्चर, हमने अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा जो अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट करते थे। जैसे स्लेव्स के बारे में पढ़ा, लैंडलेस, एग्रीकल्चर, लेबरर्स हुआ करते थे, हंटर, शिकारी हुआ करते थे, फिशर फॉक्स हुआ करते थे, पास्चुरिस्ट हुए करते थे, चरवाहे, पीजेंट्स, किसान हुआ करते थे, एंड विलेज हेडमैन जो गांव का मुखिया होता था। कुछ क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे जो अलग अलग क्राफ्ट में स्किल्ड थे, कुछ मर्चेंट्स, व्यापारी हुआ करते थे, और राजा के बारे में पढ़ा, एज अ सोशल एक्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अलग अलग प्रकार के सोसाइटी में ये अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे। इतने प्रकार से हमारी सोसाइटी में डिवीजन हुआ करते थे। देयर सोशल पोजीशंस वर ऑफन सेव्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और सोसाइटी में इन्हें किस प्रकार का स्टेटस इनका रहता था या किस प्रकार के लोग रिस्पेक्ट करेंगे वो डिसाइड होता था कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार है, कितने इनके पास क्या है रिसोर्सेज हैं, कितने इनके पास क्या है संसाधन है, संपत्ति किस प्रकार है। उसी के आधार पर सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट मिलेगी। Here we will examine the social implication of the access to resource in certain specific situation। तो हम इसमें देखेंगे किस प्रकार की सोसाइटी में किस प्रकार के स्टेटस किस लोगों को मिलता था और कौन से स्टेटस के आधार पे किस लोगों को कितनी रिस्पेक्ट मिला करती थी, कि किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जेंडर के आधार पे कौन कितनी प्रॉपर्टी का एक्सेस कर सकता था, कौन कितनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता था, ये देखेंगे। So consider first a critical episode in the Mahabharata. During the course of the long-drawn rivalry between Kaurav and Pandav, Duryodhan invited Yudhishthir to game of dice। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने महाभारत में देखा कि दो अलग अलग भाइयों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, एक ही परिवार के में युद्ध होता है। कौन कौन? कौरव और पांडव के बीच में, जिसमें दुर्योधन भी उनका भाई होता है। और वो गेम ऑफ डाइस के लिए, ये चौसर का जो गेम होता है, चौसर या चौपड़ इसे बोलते हैं, जो उधर गेम डिसाइड करता है कि कौन, ये गेम में हार जाते हैं पांडव और कौरव के पास इनका पूरा राज्य चला जाता है। इस गेम में ये होता है। तो उसी में क्या एक प्रसंग होता है जिसको हम देखेंगे। द लेटर हु वाज डिसीव्ड बाय हिज राइवल स्टेक्ड हिज गोल्ड। वो सारी संपत्ति अपनी हार जाता है, जितना उसके पास सोना है, हाथी है, चैरियट, जितने रथ थे, जितने स्लेव्स थे, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, हिज ब्रदर्स एंड फाइनली हिमसेल्फ, लॉर्ड, खुद को भी हार जाता है। कौन? युधिष्ठिर स्वयं को भी उसमें, द गेम ऑफ डाइस का जो गेम होता है, चौसर का जो गेम होता है, उसमें स्वयं को भी हार जाता है। देन ही स्टेक्ड देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट हर टू। और अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, क्या नाम है उसका? द्रौपदी। युधिष्ठिर क्या करते हैं? अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उसमें गेम में हार जाते हैं। तो द्रौपदी को गेम में हार जाते हैं तो द्रौपदी उनसे प्रश्न करती है। किससे? युधिष्ठिर से प्रश्न करती है। कौन कौन से प्रकार के, अलग अलग प्रकार के प्रश्न करती है, उनसे हमको ये देखने को मिलता है। वन दैट इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर हिज वाइफ रिमेन्ड अंडर हिज कंट्रोल सो ही कुड टेक हर। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि भले ही युधिष्ठिर अपने आप को, अपने स्वयं को हार चुका है, किसमें? चौसर के गेम में हार चुका है, उसके बावजूद भी क्या देखने को मिलता है कि जो उसकी वाइफ है उस पर उसी का कंट्रोल बना रहेगा। परंतु क्या करता है युधिष्ठिर? उसको भी अपना कंट्रोल में, जैसे कि युधिष्ठिर के कंट्रोल में उसकी वाइफ द्रौपदी है, तो उसको भी वो गेम में हार जाता है। तो एक ये देखने को मिलता है कि खुद तो हार चुका है, परंतु उसके बावजूद भी उसका वाइफ पर उसका क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। और सेकंड क्या देखने को मिलता है? दैट एन अनफ्री मैन युधिष्ठिर वाज व्हेन ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ कुड नॉट स्टेक अनदर पर्सन। अब खुद गुलाम हो चुका है युधिष्ठिर और किसी दूसरे को दांव पर लगा रहा है, मतलब खुद गुलाम हो चुका है, दूसरे को भी उनके अधीन कर रहा है। तो इस प्रकार की दो बातें हमें देखने को मिलती है। द मैटर रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड अल्टीमेटली धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड टू द पांडव एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम। और धृतराष्ट्र क्या करते हैं? उन्हें आजाद कर देते हैं कि भाई आप भले ही सब कुछ हार चुके, परंतु अब लोग आप आजाद हो।
इस प्रकार के देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिलता है कि वुमेन को खुद पर खुद का कंट्रोल नहीं है, उसके हस्बैंड का कंट्रोल उस पर वुमेन पर रहेगा। ये हमको महाभारत के उससे देखने को मिलता है। तो स्वयं को भी युधिष्ठिर हार जाते हैं, उसके अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा देते हैं। इश्यू ऑफ ओनरशिप foregrounded in the story such as this one also figure इन द धर्मशास्त्र। हम हमारे धर्मशास्त्र जो हमारे द्वारा लिखे गए हैं, हमारे धर्मशास्त्र या धर्म सूत्रों में देखते हैं, जैसे कि हमारी मनुस्मृति में भी देखते हैं। द पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। तो क्या होता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद या अपने पेरेंट्स की मृत्यु के बाद क्या होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, पुत्र के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है, पुत्र के पास, मतलब पुत्री के पास, या जो भी मतलब महिलाएं होती थी उनके पास अपने पिता की संपत्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता था। और जो एल्डेस्ट ब्रदर होता था उसके पास कुछ ज्यादा अमाउंट, मतलब प्रॉपर्टी का कुछ ज्यादा बड़ा भाग चला जाता था। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, और वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो महिलाओं के पास इसका कोई भी अधिकार अपने पिता की संपत्ति का नहीं होता था। सो हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्रीधन। परंतु वुमेन के पास एक संपत्ति का अधिकार होता था, उसे हम बोलते हैं स्त्रीधन। क्या बोलते हैं, स्त्रीधन। और स्त्रीधन वह होता था जो उसे विवाह के समय अपने पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता था। काइंड ऑफ हम दहेज समझे, या उसके द्वारा उसमें उसको जितने आभूषण मिलते हैं सोने चांदी के, उन सभी पर किसका हक होता था, केवल महिलाओं का हक होता था। उसके हस्बैंड का भी नहीं होता था हक, किसका होता था, केवल महिलाओं का हक होता था। उसे क्या बोलते हैं, स्त्रीधन। सो दिस कुड बी इनहेरिट बाय देयर चिल्ड्रन, और वो स्वयं अपनी मर्जी से क्या अपने पुत्र को, अपने बच्चों को भी दे सकती है। उस पर किसका हक है, वुमेन का, और अपने अनुसार वो अपने पुत्रों को दे सकती है बिना हस्बैंड की परमिशन के, विदाउट हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। At the same time, the Manusmriti warned women against hoarding family property or even their own valuable without the husband's permission। और महिलाओं, मनुस्मृति में वार्न किया गया वुमेन कोई भी मतलब अपनी हस्बैंड की संपत्ति पर भी इस प्रकार से अधिकार अपने ऊपर स्वयं उस पर अधिकार नहीं जता सकती, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर, और ना ही अपने पेरेंट्स की संपत्ति पर। इस प्रकार की बातें किसमें दी गई है, मनुस्मृति में दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा बाकाटा का क्वीन जो प्रभावती गुप्त है, कुछ जगह लैंड ग्रांट्स दे देती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ अपवाद भी हैं जिनमें हमको देखने को मिलता है कि अपर क्लास वुमेन जो होती थी, कौन, अपर क्लास वुमेन के पास क्या होता था, प्रॉपर्टी के लिए इनका एसेस कर सकती थी अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज पे, लैंड पे, कैटल पे, उनकी धन पे, जनरली कंट्रोल्ड बाय मैन। वैसे तो देखा जाए तो मैन के, अपर क्लास मैन हो या कोई भी सोसाइटी में किसी प्रकार का मैन हो, उन सभी संपत्ति पर किसका कंट्रोल रहता था, मैन का रहता था। परंतु कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में देखने को मिलता है कि अपर क्लास वुमेन होती हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा प्रभावती गुप्ता, इनको कंट्रोल होता था किस पर, अपनी संपत्ति पर, हस्बैंड की संपत्ति पर या पिता की संपत्ति पर। इन अदर वर्ड्स सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एक्सेस टू। अब देखो, अब इसी अलग अलग प्रकार से इनका कंट्रोल से डिसाइड होता है कि भाई कौन का कितने संपत्ति पर अधिकार, इस प्रकार से सोसाइटी में डिसाइड होता था कि भाई जेंडर के बेसिस पर ऐसे डिफरेंसेस आने लगते हैं सोसाइटी में, कि वुमेन इस प्रकार की कंडीशन रहती थी और मैन किस प्रकार। तो इसके धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, इसमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलता है कि जेंडर के आधार पर कैसे डिफरेंसेस सोसाइटी में हुआ करते थे। तो आगे देखेंगे कि ये एक प्रकार का मनुस्मृति में बोला गया है किस प्रकार से, मतलब वुमेन के कौन कौन सी संपत्ति पर अधिकार रहता था और मैन का कौन कौन सी संपत्ति पर अधिकार रहता था। तो फॉर द मैन द मनुस्मृति डिक्लेयर्स दैट देयर वर 7 मीन्स। तो 7 मीन्स जो है 7 प्रकार से हस्बैंड क्या करता, 7 प्रकार की संपत्ति पर किसका अधिकार रहता था, मैन का। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस, जो उसे अपने पिता से मिली है, फाइंडिंग या उसने कोई खोजी है, परचेस या उसने कोई खरीदी हुई है, या कन्क्वेस्ट कहीं से जीती है, या कहीं इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, या कार्य किया उससे उसे मिली है, या उसे कोई प्रकार के क्या मिले हैं, लोगों के द्वारा गिफ्ट मिले हैं। इन 7 चीजों पर किसका हक होता था, मैन का हक होता था। किसका हक होता था, मैन का। और ये बातें किसमें लिखी गई है, मनुस्मृति में, मनुस्मृति के आधार पे। और वुमेन के लिए किस प्रकार के 7 मीन्स होता है वेल्थ एक्वायर करने के, गिवन इन फ्रंट ऑफ द, जब विवाह होता है उसके विवाह के पश्चात उसे जितनी भी वस्तुएं मिलती है किसके द्वारा, अपने ब्रदर के द्वारा, मदर के द्वारा, फादर के द्वारा, ये सभी वस्तुओं पर किसका हक होता है, वुमेन का हक होता है। और अब ब्राइडल जितने भी उसे प्रकार के गिफ्ट्स मिले हैं किसके समय, विवाह के समय, उन पर उसका हक होता है। सी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट, अलग अलग गिफ्ट के द्वारा उसे मिल सकती है संपत्ति, एंड वॉट एवर हर अफेक्शन हस्बैंड माइट गिव हर, और जो हस्बैंड ने उसे दिए हैं उन सभी चीजों पर किसका हक होता है, वुमेन का हक होता है, जो हस्बैंड के द्वारा एक बार उसे दे दिए गए हैं। इन सभी चीजों पर किसका हक होता था, वुमेन का और मैन का इन सभी चीजों पर हक हुआ करता था।
तो हमने जैसे देखा कि जेंडर के आधार पे प्रॉपर्टी एक्सेस करने के राइट होते थे, उसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण के बेसिस पर भी, मतलब किस प्रकार के हमारी सोसाइटी में वर्ण सिस्टम चलता प्रिवेल कर रहा था उस समय, कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से हमारी सोसाइटी डिवाइड थी। तो वर्ण के बेसिस पर भी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि हमको प्रॉपर्टी कौन कितनी एक्सेस कर सकता था, कौन कितनी प्रॉपर्टी पर किसका हक होता था, कौन कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता था। इस प्रकार से भी सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, another criterion apart from the gender के अलावा भी हमको देखने मिलता है, फॉर रेगुलेटिंग access to the wealth was वर्णा। तो वर्ण के आधार पे भी ये निर्धारित किया जाता था कि कौन कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, किसके पास कितनी संपत्ति हो सकती है। एज वी सॉ अर्लियर द ओनली ऑक्यूपेशन, तो हमने पहले देखा कि शूद्रास वर सर्विट्यूड, शूद्र को क्या केवल सेवा करने के लिए बताया गया है। मनुस्मृति में बोला है कि शूद्रास जो है केवल जो अपर थ्री वर्णा से इनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, क्या करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। वाइल अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर मेन ऑफ थ्री वर्ण, और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि जो तीन वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण जो होंगे वेदों का पाठ करेंगे, क्षत्रिय जो रहेंगे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे और युद्ध लड़ेंगे, और वैश्य जो रहेंगे व्यापार करेंगे। इस प्रकार की बातें तीन वर्णों के लिए दी गई है। और चौथा हमारा शूद्र है, वो क्या करेंगे, तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, है ना। इफ दिस प्रोविजंस वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड द वेल्दीएस्ट मैन वुड हैव बीन द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, और इस प्रकार की चीजें अगर इंप्लीमेंट की जाती होगी सोसाइटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही क्या रहेंगे उस समय के, ज्यादा वेल्दी रहेंगे। सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास रहेगी, ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास रहेगी। दैट इज कोरस्पोंडेंट टू सम एक्सटेंट विद द सोशल रियलिटीज एविडेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीस्ट एंड किंग, और बहुत सारे हमें धीरे धीरे अलग अलग एविडेंस प्राप्त होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि प्रीस्ट और किंग्स जब वगैरह जो होते थे, इन्हीं के पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी, और राजाओं को हमेशा इसमें क्या बताया गया है, सबसे ज्यादा वेल्दी राजाओं को बताया गया है। प्रीस्ट आर ऑल्सो जनरली सोन टू बी रिच, और प्रीस्ट वगैरह पंडितों को भी बताया गया है सबसे ज्यादा क्या, रिच बताया गया है, वेल्दी बताया गया है। दो देयर आर ओकेशनल डिपिक्शंस ऑफ द पुअर ब्राह्मण, पर इसके अलावा भी हम देखने को मिलते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस में कि कुछ कुछ ऐसे ब्राह्मण या कुछ कुछ ऐसे राजा हैं जो गरीब भी हुआ करते होंगे कुछ समय पर, ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण के बेसिस पर भी सोसाइटी में डिवीजन हुआ करता था। सो एट अनदर इवन एज द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी वाज कोडिफाइड इन अ धर्मसूत्र। तो देखो ब्राह्मणिकल व्यू, ब्राह्मण के जितने विचार है, ब्राह्मण संबंधी विचार है, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड जितने विचार है, हमारे धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में उनका वर्णन किया गया है, उनको मेंशन किया गया है। पर इन सभी जितने भी नियम बनाए हैं, जितने लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इन सभी की क्या आलोचना करते हैं कुछ अलग प्रकार के धर्म भी। कौन कौन से अलग प्रकार के धर्म आते हैं जो इन सबकी क्या करते हैं, वर्ण सिस्टम की आलोचना करते हैं कि भाई जो आपने वर्ण के बेसिस पर प्रॉपर्टी के राइट्स बताए गए हैं कि भाई शूद्र कोई कार्य नहीं करेगा या पर्टिकुलर वर्ण के लोग ये प्रकार के कार्य करेंगे, तो ये गलत है। इसका अपोज करते हैं, कौन करते हैं, सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर डेवलप्ड विद इन द अर्ली बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो वर्ण सिस्टम को क्या करता है, अपोज करता है कि भाई आपने वर्थ के बेसिस पर जो बना दिया गया है वर्ण सिस्टम का, ये सही नहीं है। कोई भी अपने कर्म के आधार पे क्या कर सकता है, अपने वर्ण में विकास कर सकता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता है। आपने जो जन्म के आधार पर जो वर्ण सिस्टम बनाया गया है ये गलत है, और इसको कौन अपोज करता है, बुद्धिज्म रिलीजन इसको अपोज करते हैं। वैसे बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म देखने को मिलता है, और ये सारे जितने उस समय रिलीजन प्रिवेल कर रहे थे, ये इन सभी चीजों को, इन मान्यताओं को क्या करते थे, अपोज करते थे, इनकी आलोचना किया करते थे। So the Buddhists recognized that there were differences in the society, but did not regard these as a natural inflexible. They also rejected the idea of claim to status on the basis of birth. और क्या करते थे, इसको रिजेक्ट करते थे कि बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपने जो सब चीज वर्ण सिस्टम बनाया गया है, ये सब करने से सोसाइटी में धीरे धीरे क्या डिफरेंसेस आपने जो बनाए हैं ये सही नहीं है, और हम इनकी आलोचना करते हैं या इनको हम अपोज करते हैं। कौन बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं। एक इसी प्रकार का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, एक सब दिस स्टोरी वॉज बेस्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक पाली भाषा में क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसे हम बोलते हैं मध्यमा निकाय। ऐसे बहुत सारे अलग अलग निकाय अलग अलग पिटक में आते हैं। हमने त्रिपिटक पढ़े, हमारे विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, उनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमें निकाय देखने को मिलते हैं। तो उसी का एक पार्ट है मध्यमा निकाय, जो कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इज अ पार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन अ किंग नेम्ड, एक राजा हुआ करता था अवंतीपुत्र, एंड अ डिसाइपल ऑफ द बुद्ध नेम्ड, एक क्या बोलते हैं, बुद्ध भगवान का एक शिष्य हुआ करता है, उसको बोलते हैं काच्यान। काच्यान जो हुआ करता है तो वो क्या करता है, ऐसे प्रश्न करता है, किससे करता है, अवंतीपुत्र से, ये वर्ण सिस्टम से रिलेटेड, कि भाई अगर मान लो सोसाइटी में, हमारी समाज में कोई शूद्र है और शूद्र के पास बहुत ज्यादा संपत्ति उसने एक्वायर कर ली है समय के साथ साथ धीरे धीरे, तो क्या समाज में उसे उतना सम्मान इस प्रकार से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा सवाल कौन करता है, काच्यान करता है, किससे, अवंतीपुत्र से मिलता है। कि भले ही मान लो कि कोई क्षत्रिय है और वो शूद्र है बहुत ज्यादा वेल्दी है, तो क्या क्षत्रिय है
क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य उससे बहुत पोलाइटली बात करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? तो अवंतीपुत्र कहता है कि शूद्र हैड वेल्थ और कॉर्न और गोल्ड सिल्वर ही कुड हैव ओबीडिएंट सर्वेंट अनदर शूद्र टू गेट अप अर्लियर देन ही गॉट टू रेस्ट लेटर टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स टू स्पीक पोलाइटली। इसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे सोसाइटी में, और वो चाहे तो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वैसे किसी को भी अपना सर्वेंट भी रख सकता है अगर चाहे तो। इस प्रकार की बात कौन करते हैं? अवंतीपुत्र। सो काच्यान आस्क्ड दिस इज बीइंग सो आर नॉट दीस फोर वर्णास एग्जैक्टली द सेम। काच्यान बोलता है कि ये जरूरी नहीं कि 3 वर्ण जो आपने बताए गए हैं कि सारे सेम रहेंगे, इस पर सवाल करता है। So Avantiput considered there was no differences among the varnas on this count। इस आधार पे अगर देखा जाए तो सोसाइटी में हम ये सब वर्ण का विभाजन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का ऐसा प्रसंग दिया गया है कि इसमें मध्यम निकाय में। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और प्रकार से सोसाइटी में डिफरेंसेस हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। हमने देखा जेंडर के बेसिस पर प्रॉपर्टी का राइट किसके पास है, कौन कितनी वेल्थ एसेस कर सकता है, वर्ण के बेसिस पर हमने देखा। तो इस प्रकार से हम कुछ अलग दूसरे सिनेरियो में भी देखेंगे कि किस प्रकार से वेल्थ का डिवीजन हुआ करता था, या इसके कुछ अलग इसके अपोजिट भी कुछ और दूसरी प्रकार से चलता था, कौन कितनी सोसाइटी में कितनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पा रहा है या लोगों की भलाई के लिए उपयोग कर रहा है। तो यही हमको देखने को मिलता है। सो फार वी हैव बीन एग्जामिनिंग दैट वेयर पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। सोसाइटी में उसी व्यक्ति को सम्मान मिलेगा जो ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहा है। हमने अभी देखने को मिला, हमें हमारे नदन रीजन में ज्यादातर यही बात हमको देखने को मिलती है, क्योंकि नदन रीजन में ज्यादातर इस सोसाइटी में इस प्रकार की चीजें प्रिवेल कर रही थी। परंतु हम देखते हैं इसके अलावा भी कुछ दूसरे केस हुआ करते थे। किस प्रकार के? जैसे हम देखते हैं हमारे साउथ वाले रीजन में। साउथ वाले रीजन में कहा हमारा, ये हमारे इंडिया के ये वाले रीजन में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि यहाँ पे संगम एज चल रही थी। उस समय क्या चल रही थी? संगम एज चल रही थी। कौन सी एज चल रही थी? संगम एज के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्यास वगैरह ऐसे चीफडम्स हुआ करते थे, उनके बारे में हमने देखा। यहाँ पे क्या देखा? कौन कौन से? चोल, चेरा, पांड्या, इस प्रकार के चीफडम्स हुआ करते थे हमारे यहाँ पे। तो ये वाले रीजन में किस प्रकार से सिस्टम चल रहा था ये देखने मिलता है। हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, सिचुएशंस वेयर मैन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड। देखो अब क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो दयालु है उसकी सब लोग क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised। देखो, और ऐसे लोगों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था या उसको कोई भी सम्मान नहीं देता था। किसको? जो व्यक्ति क्या करता था? सारी की सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट करता था, सारी संपत्ति को क्या करता था? अपने पास रखता था। संपत्ति अपने स्वयं के लिए, अपने ही खुद के स्वार्थ के लिए जोड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में कोई भी सम्मान नहीं देता था। कैसा चल रहा था? ये साउथ में चल रहा था इस प्रकार से। वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड वाज एंशिएंट तमिलकम। कहाँ पर? देखो एंशिएंट तमिलकम में हमें जैसे इसे ही क्या बोलते हैं? संगम एज। ये वाला रीजन क्या बोलते हैं? इसी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? तमिलकम। इसी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? तमिलकम बोलते हैं। संगम एज यहाँ पर चल रहा था समथिंग अराउंड फर्स्ट सेंचुरी। वेयर वी सॉ अर्लियर देयर वर सेवरल चीफडम्स अराउंड 2000 ईयर्स अगो। यहीं पे हमारे बहुत सारे चीफडम्स हुआ करते हैं, यही चोला, चेरा, पांड्या, इनके बारे में हमने देखा। तो किस प्रकार से हमने देखा हमारे नदन रीजन में या मैक्सिमम एरियाज पे किस प्रकार हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार की सोसाइटी में कुरीतियां चल रही है, जो भी चल रहा है, किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है कि भाई वुमेन के पास अपनी संपत्ति का राइट नहीं रहेगा, या कोई भी व्यक्ति सारी की सारी संपत्ति अपने पास होल्ड कर सकता है, या उसी वेल्थ के आधार पर ही सोसाइटी में उसको किस प्रकार से रिस्पेक्ट मिलेगी, किस प्रकार का उसका क्या रहेगा, दर्जा मिलेगा उसे सोसाइटी में। इस प्रकार से डिसाइड। और उसी के अपोजिट हम हमारे साउथ में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति को ज्यादा सम्मान मिलता था जो क्या करता था? लोगों के लिए दया भावना रखता था, लोगों के लिए अपनी संपत्ति भी, अपनी जितनी संपत्ति उसने अर्जित की है लोगों के लिए, लोगों के क्या बोलते हैं उत्थान के लिए उपयोग करता था। लेकिन और ऐसे व्यक्ति को अपमान मिलता था जो क्या करता था? सारी की सारी वेल्थ को खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए एक्यूमुलेट करके रखता था। इस प्रकार की सोसाइटी चल रही थी हमारे साउथ वाले रीजन में। अमंग्स अदर थिंग द चीफ्स वर पेट्रॉन्स ऑफ द वार्ड एंड पोएट्स हु sang their praise। अलग अलग प्रकार के जो भाट हुआ करते थे उस समय, जो और पोएट्स और जो कवि हुआ करते थे, इस प्रकार के उनके बारे में अलग अलग अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों की भलाई किया करते थे, जो दयालु लोग हुआ करते, दयालु राजा हुआ करते थे, सोसाइटी में बड़े बड़े दयालु लोग जो हुआ करते थे, ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रशंसा की जाती थी। उनकी प्रशंसा में संगीत गाए जाते थे, अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी जाती थी। पोएम्स इंक्लूडेड इन द तमिल संगम। और इसी प्रकार की पोएम्स कहाँ देखने को मिलती है? हमें तमिल संगम में देखने को मिलती है, जो सोसाइटी के अलग अलग चीजों को बताती है कि सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन किस प्रकार हुआ करते थे सोसाइटी में, किस प्रकार से रिच और पुअर में रिलेशन हुआ करते थे सोसाइटी में, इस प्रकार की कौन कितने रिसोर्सेज पर कंट्रोल किया करता था। इस प्रकार की अलग अलग बातें किस चीज में वर्णित की गई है? संगम टेक्स्ट। जितने भी संगम ग्रंथ हैं
जो हमारी संगम पोएट्री है उन सभी में ये सभी प्रकार की बातें, उस प्रकार की सोसाइटी और इकोनॉमी में किस प्रकार से डिफरेंसेस हुआ करते हैं, रिच और पुअर में किस प्रकार डिफरेंसेस हुआ करते हैं, कौन किस प्रकार के रिसोर्सेज को होल्ड किया करता है, ये सभी बातें हमें देखने को मिलती है कहाँ में, तमिल लिटरेचर में। उसी का हमको देखो क्या देखने को मिलता है, द पुअर जनरस थीफ, एक प्रकार का हमारा एक टेक्स्ट है, ये हमारा संगम लिटरेचर का पुराना नुरू। वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ द पोयम का कलेक्शन है पूरी की पूरी पोयम का, जिसमें तमिल संगम लिटरेचर का, उसमें फर्स्ट सेंचुरी सी का, उसमें हमें देखने को मिलता है कि उस समय के कवि जो भाट हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से, एक दयालु राजा हुआ करता था, वो लोगों की सेवा करता था, और उसी चीज की वजह से लोग उसको क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सर्व करते हैं हमेशा। तो इस प्रकार की बातें इसमें दी गई है ना। और जो हमारा क्या है, स्कल्पचर प्राप्त होता है कहाँ से, अमरावती आंध्र प्रदेश से, सेकेंड सेंचुरी सी का। इसमें एक चीफ और उसके फॉलोअर का स्टोन, कैसे चीफ अपने ही समान इनकी मतलब इनके लिए क्या करता था, इनकी रिस्पेक्ट करता था, इनको प्रोटेक्ट करता था, और अपनी सारी की सारी संपत्ति जितनी भी उसने अर्जित किया युद्ध में की है, चीफ या सरदार हुआ करते थे, तो अपनी सोसाइटी के विकास के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए उपयोग करते थे, सारी संपत्ति अपने लिए एक्यूमुलेट नहीं किया करते थे। तो किस प्रकार से हमने पिछले टॉपिक्स में देखा, और कैसे हमारी साउथ वाली सोसाइटी में किस प्रकार से सिस्टम चल रहा था कि वहाँ पे सोसाइटी में स्टेटस केवल आपकी वेल्थ के बेसिस पर डिसाइड नहीं होगा, बल्कि इस चीज के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप अपनी वेल्थ को किस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा ये देखने को मिलता है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। तो जन्म लेना एक इत्तेफाक है और संसाधन अर्जित करना एक प्रकार से परिस्थिति है, लेकिन सोच और संवेदना के आधार पे हम हमारे समाज को बदल सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।